गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सुरक्षित ही होंगे, घर पे होंगे। सो बेटा, आज हम अपना द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपका लेसन ओवर हो चुका है। ओके बेटा, सो जो कि हम ऑलरेडी लगभग इसके 8-10 टॉपिक्स रिवाइज कर चुके हैं, जिसपे हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ओके, कई सारे केसेस पर हमने डिस्कशन किया था। अब लास्ट टॉपिक है विजुलाइजिंग द नेशन। नेशन को बेटा किस फॉर्म में विजुलाइज किया गया है। अब सिंपल सी बात है, अगर मोनार्क हो तो वहां पर हम कैसे विजुलाइज करेंगे, वहां के एम्परर रूलर की पोर्ट्रेट या पिक्चर ड्रॉ करके आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन जब नाम एक इंडिपेंडेंट नेशन का आता है तो इंडिपेंडेंट नेशन को हम किस फॉर्म में विजुलाइज करेंगे, एक बहुत बड़ी समस्या थी नेशनलिस्ट के सामने। इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए हर एक ने अपने अपने सजेशंस दिए और फाइनली यहाँ पर विजुलाइज करने के लिए एक फॉर्म निकल के आई और वो थी एल्गोरी फॉर्म ऑफ फीमेल। क्या निकल के आई? फीमेल की एल्गोरी फॉर्म। अब हम कैसे देखते हैं, जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो फर्स्ट पेज पर हमने बोला था कि फोकस करना, और उस फर्स्ट पेज के ऊपर हमने आपको बताया था कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, और उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी किसकी थी? फीमेल फिगर की थी। इन दैट रीजन हमने जर्मनी के बारे में भी रीड किया, जिसमें जर्मेनिया को एक विजुलाइजिंग किया गया नेशन के फॉर्म में, और मौर्यन को फ्रांस में रिप्रेजेंट किया गया। और उसी तरह से हमने नेशनल इंडिया में भी पढ़ा भारत माता, और भारत माता को किस फॉर्म में? इंडिया की एल्गरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था, जिसका रियलिटी में कोई लिंक नहीं होता। उस पिक्चर से रिलेटेड इस वर्ल्ड में शायद कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, तो इस तरह से इमेजिनरी फॉर्म्स होती है फीमेल्स की, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्गरी फॉर्म कहते हैं। और इस तरह से जो ये प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट कर लिया गया, जो कि बहुत ही एक टिपिकल प्रॉब्लम थी। क्योंकि अगर हम एम्परर की बात करते हैं तो उसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। उसकी पोर्ट्रेट बना दो, इमेज बना दो और हैंग कर दो, आसानी से पता चल जाएगा कि ये रूलर, ये जो एम्पायर है वो किस रूलर का है। लेकिन जब एक इंडिपेंडेंट नेशन होता है तब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन सर्च किया, और सॉल्यूशन क्या निकला? एल्गोरी फॉर्म। और एल्गोरी फॉर्म में किसको? फीमेल फिगर को, जिसमें हमने 3-4 नाम बता दिए हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है, मौर्यन भी है, जर्मेनिया भी है, और भारत माता भी। ये सब किस फॉर्म में? एल्गोरी फॉर्म में। और किसकी है? फीमेल फिगर में। ओके बेटा, आया समझ। नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट। अब इसको हम पॉइंट्स के फॉर्म में बताते हैं। While it was easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, तो बेटा जब एक रूलर की बात होती है तो उसको आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिप्रेजेंट किसके थ्रू? उसकी पोर्ट्रेट बना दो या स्टैच्यू बना दो। स्टैच्यू कैसे? चौक चौराहे पर उसकी स्टैच्यू खड़े कर दो और पता चल जाएगा कि एम्पायर किस रूलर का है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन जब एक इंडिपेंडेंट नेशन की बात होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, नेशन वर देम पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर। लेकिन जब नेशन की बात आती है तब समस्या खड़ी थी, और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया किसके थ्रू? फीमेल फिगर के थ्रू। और फीमेल फिगर को क्या नाम दिया गया? एल्गोरी फॉर्म। क्या नाम है? एल्गोरी फॉर्म। इमेजिनरी फॉर्म थी जिसकी रियलिटी से कोई लिंक ही नहीं था। थर्ड है द फीमेल फिगर बिकम एन एल्गोरी ऑफ द नेशन। और इस तरह से ये एल्गोरी फॉर्म बनकर रह गया वुमेन्स का ऑल नेशंस के लिए। और आज हर एक कंट्री, एवरी नेशन अपने आप को जो रिप्रेजेंट करता है वो किस फॉर्म में करता है? फीमेल फिगर में करता है, एल्गोरी फॉर्म में करता है। आया समझ में? तो बेटा ये विजुलाइजिंग द नेशन था, जिसमें किस तरह से एक नेशन को विजुलाइज किया गया, किस फॉर्म में विजुलाइज किया। हमने इसके बारे में इंडिया में भी रीड किया था कि किस तरह से हमने भारत माता की पोर्ट्रेट क्रिएट की, पेंटेड की। बहुत से पेंटर्स ने अपने अपने तरीके से पेंटिंग किया, उसको रिप्रेजेंट किया। ओके, किसी ने कैसे कपड़े पहनाए, किसी, कहने का मतलब सबका अलग अलग पोर्ट्रेट था। ओके, तो इस तरह से विजुलाइजिंग किया गया किसको? नेशन को। क्लियर बेटा? और अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है लेसन का, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद।
जैसे जैसे कंट्री इंडिपेंडेंट होते हुए चले गए तो उनकी जो हॉक थी, इच्छाएं थी, वो भी बढ़नी शुरू हो गई। और हॉक कैसे बढ़ी? क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड टेरिटरी था। सपोज करो किसी की पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेज उनके पास है नहीं, तो उन रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए क्या करने लगे? इंपेरियलिज्म को बढ़ावा देने लगे। कहने का मतलब है दूसरे कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिए। और ये प्रॉब्लम स्पेशली कब क्रिएट हुई? 1871 के बाद, जब जर्मनी एक नेशन बन गया, इटली नेशन बन गया, तो इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा जो टिपिकल एग्जांपल आता है वो बाल्कन एरिया का आता है। और बाल्कन भी वंस ए टाइम पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। किसका पार्ट था? ऑटोमन एम्पायर का था। और बाल्कन के अंदर अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो लगभग 10 से 12 कंट्रीज आते हैं, जिसमें मेसोपोटामिया भी है, अल्जीरिया भी है, ग्रीस भी है। ओके, ये कई सारे कंट्रीज है, बुल्गारिया भी है। ये सब किसके पार्ट थे? बाल्कन एरिया के थे। तो हर एक कंट्री, चाहे वो फ्रांस हो, रसिया हो, पोलैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो, सब अपनी अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना चाहते थे और बाल्कन एरिया पर कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन बाल्कन के जो पीपल्स थे उनमें भी एक फीलिंग क्रिएट हुई एक इंडिपेंडेंट नेशन की। उन्होंने खुद ने भी रिवोल्ट किया और फाइनली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिससे कि लॉन्ग टाइम तक किसी ने एक दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं किया। अगर कोई वन टाइम अटैक करता है, एनी टाइप ऑफ हलचल करता है, एक्टिविटी करता है, तो दूसरा कंट्री ऑलवेज किसके लिए रेडी है? बैटल के लिए रेडी है। और इसी कारण से ही जब ये टेंस लंबे समय तक बनता रहा तो फाइनली इसने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी बाल्कन एरिया ने, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन सी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो किसकी वजह से है? यूरोपियन पावर्स की वजह से थी, स्पेशली बाल्कन को लेकर। आया समझ में? बता रखा है पहले जब इस लेसन को कराया था। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, बाय द क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के क्वार्टर में, यानी कि स्टार्टिंग टाइम पीरियड में, क्वार्टर लास्ट जो हो जाता है फिनिश, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्स इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट बिकम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। यानी कि कहने का मतलब है जो लास्ट क्वार्टर बचता है 19th सेंचुरी का, उसमें नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक की जो एक्चुअल सिचुएशन होती है वो नहीं रह पाती है। हर एक अपनी अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमने बताया कि हर एक कंट्री एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दी, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, रसिया हो, पोलैंड हो, इन सब ने एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया ताकि मोस्ट ऑफ मोर एंड मोर पार्ट्स को अपने कंट्रोल में कर सके। नेक्स्ट, the most serious source of nationalist sentiment in Europe after 1871। अभी जो बताया कि जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन जो क्रिएट हुई वो 1871 के बाद में हुई, क्योंकि जो एक एरिया था बाल्कन एरिया उसने पूरे यूरोप में टेंस की सिचुएशन क्रिएट कर दी। और जो कि बाल्कन भी एक टाइम में किसका पार्ट था? ऑटोमन एम्पायर का। वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन। थर्ड पॉइंट, द बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। अलग अलग ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन के साथ में था। अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेज, ग्रुप, रिलीजन, एवरीथिंग अलग अलग थी। बाउंड्रीज भी सेपरेटली थी। ओके, इसी वजह से यहाँ पर टेंस क्रिएट होती है। नेक्स्ट है, वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। और धीरे धीरे जो बाल्कन एरिया था वो इसकी ग्रिप से निकलते हुए चले गए और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट बेटा, द बाल्कन एरिया एंड एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। लेकिन आगे चल के यही एरिया क्या बन गया? कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया, जिसमें जो यूरोप की मेजर पावर्स थी वो आपस में लड़ने लगी, झगड़ने लगी। किसको लेकर? मोर एंड मोर टेरिटरीज को लेकर, जिसमें हमने 3-4 कंट्रीज के मेनली नाम बताए, जिसमें फ्रांस भी है, रसिया भी है, जर्मनी भी है, पोलैंड भी है, इटली भी है। ये सब मेन पावर्स बन के उभरी और इन दैट रीजन ये ज्यादा से ज्यादा पार्ट को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। और रिजल्ट इसका क्या निकला? जो अभी बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब से? 1914 से स्टार्ट हुआ। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी इन कंट्रीज ने कि वर्ल्ड को पहला वॉर देखना पड़ा, वर्ल्ड वॉर। ठीक है। नेक्स्ट है,
द बाल्कन स्टेट वर जीलियस ऑफ ईच अदर, जितने भी बाल्कन स्टेट्स थे वो आपस में घृणा करते थे, बहुत ज्यादा जीलियसी थी ऑफ ईच अदर, एंड ईच हॉप टू गेन मोर टेरिटरीज एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। हर एक के मन में इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को अपने कब्जे में किया जा सके। इन दैट रीजन उन्होंने वॉर बैटल करना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ, कि किसी भी कीमत पर दूसरे को नुकसान पहुंचाए और उनके पार्ट्स को अपने कंट्रोल में रखे। इस तरह की हॉप थी किसकी, यूरोपियन पावर्स की, और इसी की वजह से लंबे टाइम तक कंट्रीज एक दूसरे में लड़ते रहे। और इसी वजह से बेटा जो जर्मनी था वो मोर पावरफुल हो गया धीरे धीरे, क्योंकि हिटलर जो था 9th क्लास में हमने रीड किया है, हिटलर तो बाद में आया, उससे पहले कई सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई, जो वाइमर रिपब्लिक भी बना जर्मनी के अंदर, वहां के एम्परर्स बने, एम्परर्स ने अपने कंट्रोल में लिया और फाइनली अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। ओके, और यही कारण था कि जर्मनी ने जो बाल्कन एरिया पे तो कंट्रोल किया, लेकिन जो एक इंडिपेंडेंट नेशंस थे जैसे पोलैंड भी था उस पे अटैक किया, फ्रांस पे भी अटैक किया, रशिया पे भी अटैक किया, और इन दैट रीजन यहाँ पर कौन सी सिचुएशन क्रिएट हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। लास्ट टॉपिक है, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट कैम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन बेटा जो ये आइडिया था नेशन स्टेट का वो हर एक जगह एक्सेप्ट किया गया। कहने का मतलब नहीं है कि, कहने का मीन्स ये नहीं कि सिर्फ यूरोप के अंदर ही नेशन बने, पूरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे इस टाइम के बाद में नेशंस इंडिपेंडेंट होने स्टार्ट हो गए। काफी सारे कंट्रीज को इंस्पिरेशन मिली, और इंस्पिरेशन मिलने के साथ साथ ही कंट्रीज एक तरह से एक नेशन स्टेट बनती हुए चले गए। ये सब किसकी वजह से है, यूरोपियन अवेयरनेस की वजह से। यूरोप ने इस आइडियोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया, तो यूरोप खुद तो इंडिपेंडेंट हुआ ही, अपने कंट्रीज जो वहां पे किंगडम था, मोनार्की सिस्टम था, उसको तो ओवर किया ही, साथ में दूसरे कॉन्टिनेंट में भी इस इंस्पिरेशन को डाला। ओके बेटा, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर डाउट है तो एक बार बुक जरूर रीड कर लीजिएगा। ओके, इसके साथ में एक वर्कशीट और सेंड कर देंगे और उसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, ओके, गुड बाय।